हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालाइज में बच्चों हम आज हमारे 2009 में जो दिल्ली बोर्ड के सीबीएसई का क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का सेट नंबर 1 का क्वेश्चन पेपर था विद आंसर एक्सप्लेनेशन करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे 2008 से लेकर के लगातार 2022 तक के क्वेश्चन पेपर के एनालाइज आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, पहली बात बता दूं कि हमें जब भी पेपर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अपकमिंग सैंपल पेपर। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, तो इन चीजों को ध्यान से देखें, ठीक है। पिछले साल के पेपरों को देख करके हमें पता चलता है कि भाई सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2009 का जो पेपर था उसका पहला क्वेश्चन था बच्चों, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व से क्या अभिप्राय है। तो अमेरिकी वर्चस्व का मतलब क्या होता है, देखिए शीत युद्ध के बाद जब शीत युद्ध के दौरान तो दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, एक का नेता अमेरिका था, दूसरे का नेता सोवियत संघ था। पर सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया में इकलौता देश बचा जो सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जिसका पूरे विश्व में दबदबा था। इसी को कहते हैं बच्चों अमेरिकी वर्चस्व। क्या कहते हैं बच्चों? अमेरिकी वर्चस्व। देखिए वर्चस्व जो शब्द होता है ना, इसको इंग्लिश में बच्चों हेजेमनी कहते हैं इंग्लिश में, या इसी को कहते हैं बच्चों हैगेमनी, हैजेमनी या हैगेमनी, ठीक है। तो ये हैजेमनी या हैगेमनी जो होता है बच्चों, ये एक आपको लैटिन शब्द से निकला है, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे आपको उम्मीद करता हूं वर्चस्व का मतलब समझ आ गया होगा, विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो देखो बच्चों, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें शुरू में 7 देश थे, ठीक है। बाद में 2007 में अफगानिस्तान भी जुड़ गया। इस तरीके से वर्तमान में इसमें 8 देश हैं। कई बार हम पढ़ते पढ़ते म्यांमार को भी शामिल कर लेते हैं, वैसे म्यांमार इसका सदस्य देश नहीं है। सार्क को बच्चों हिंदी में कहते हैं दक्षिण। इसकी स्थापना 1985 में ढाका शिखर सम्मेलन में की गई थी, ठीक है बच्चों। सार्क के देशों के नाम देख लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। सार्क का हेडक्वार्टर है बच्चों नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। ना केवल आपको देखिए, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं तो इसके साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं। तो बच्चों इन चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, और हमारे छोटे से परिवार को बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। आपके लिए बहुत लगातार कंटिन्यू वीडियो अपलोड की जाती है, आप हमारे मेहनत को समर्थन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व तो क्या है। मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल आपने यूएनओ वाले चैप्टर में पढ़ा था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का उत्तरदायित्व क्या है, क्या इसके काम है। तो ये मानव अधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करता है और इन रिपोर्टों को प्रकाशित करता है, और इस प्रकार मानव अधिकारों के प्रति आदर की भावना को प्रोत्साहित करने में भी दायित्व निर्वहन करता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो विश्व सुरक्षा का संबंध वैश्विक ताप वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा एड्स, बर्ड फ्लू आदि जैसी महामारियों के खतरे। विश्व सुरक्षा का मतलब ऐसे खतरों से होते हैं जो अपारंपरिक खतरे होते हैं, जिससे पूरे मानव समाज व पूरे संपूर्ण विश्व को प्रभावित होता है, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पर्यावरणीय संबंधित विषयों को समकालीन वैश्विक राजनीति के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, इन्वायरमेंट का चैप्टर है हमारा। इन्वायरमेंट, हम पर्यावरण के मुद्दे को पॉलिटिकल साइंस में भाई पढ़ते क्यों है, क्वेश्चन ये है। पर्यावरण के लिए एक अलग भाई सब्जेक्ट है हमारे पास, इन्वायरमेंट स्टडी, तो हम पढ़ते क्यों है पॉलिटिकल साइंस में। तो बच्चों देखो, पर्यावरण का जो मुद्दा है ना, ये किसी एक देश का या किसी 2 देश का मुद्दा नहीं है, ये पूरे विश्व का मुद्दा है। और इसके लिए सभी देशों की सरकारों को एकजुट आना पड़ेगा। इसीलिए कोई भी सरकार अकेले अपने ही दम पर पर्यावरण की चिंताओं का समाधान नहीं कर सकती। जैसे कृषि योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है, चरगाहों का घटना, साफ पीने का जो पानी होता है वो लगातार कम हो रहा है, पर्यावरण के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इन सब मुद्दों पर क्लियर हो गया बच्चों। इसीलिए पर्यावरण को हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यह कहना कहां तक उपयुक्त है कि वैश्विक राज्य में संप्रभुता का हनन करना है। तो देखिए, वैश्वीकरण में राज्य की संप्रभुता का हनन, ये क्वेश्चन आपका बच्चों वैश्वीकरण वाले चैप्टर से है।
वैश्वीकरण राज्य की संप्रभुता, मतलब जो सरकार होती है सरकार के पावर को कम करती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हाँ ये कुछ हद तक सही है, राज्य की संप्रभुता को प्रभावित करती है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र का रोल घटता है, क्योंकि राज्यों को वैश्विक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करना है होता है। उदाहरण के लिए वैश्विक बाजार की भूमिका में वृद्धि। ठीक है बच्चों, अगला सम्मुख प्रौद्योगिक पर्यावरण संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ हद तक राज्य की संप्रभुता को क्या करते हैं बच्चों, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो बच्चों भारत जब आजाद हुआ था इसी के साथ भारत का विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के तहत हुआ था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था बच्चों। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जिसने पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका ना क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एनपीटी तथा सीटीबीटी का विस्तारित रूप लिखिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बट हाफ ऑफ मार्क्स है। ठीक है बच्चों, एनपीटी हो गया और सीटीबीटी ये दोनों ही जो समझौते थे जिसमें परमाणु हथियार को कम करने के लिए समझौते थे। जैसे एनपीटी का पूरा नाम होता है बच्चों परमाणु अप्रसार संधि, और सीटीबीटी का पूरा नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, पीसी महालनोबिस कौन था? तो बच्चों ये आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा नियोजित विकास वाला, न्यू सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 2 है। क्या कह रहा है, पीसी महालनोबिस कौन थे? तो पीसी महालनोबिस एक योजनाकार थे, विख्यात वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे, सांख्यिकीविद थे। वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के इनका संबंध था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का ढांचा इन्होंने ही तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने, जिसमें बच्चों मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास पे बल दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, भारत नाटो अथवा सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना? तो देखो भारत नाटो जो है, नाटो हो गया, सीटो हो गया, सेंटो हो गया, ये अमेरिका के सैनिक गठबंधन थे, जबकि वार्सा पैक्ट जो था ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया एक सैनिक गठबंधन था। भारत इन दोनों का सदस्य इसलिए नहीं बना क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष की नीति में विश्वास रखता था। तो कई बच्चों गुटनिरपेक्ष को इंग्लिश में शॉर्टकट में कहते हैं NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। कई बार पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। NAM का विस्तारित अर्थ होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो बच्चों पहला विश्व युद्ध आपको पता होगा कब से कब तक चला था, 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया था बच्चों, क्या शुरू हो गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद? दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हो गया था बच्चों शीत युद्ध। क्या शुरू हो गया था? शीत युद्ध। और शीत युद्ध किन किन महाशक्तियों के बीच हुआ था बच्चों? अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, और शीत युद्ध क्या होता है? जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होके रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। इसमें युद्ध का डर बना रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष जारी रहता है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1989 में बर्लिन की दीवार के ढहने को दो ध्रुवता के अंत क्यों कहा जाता है? तो बच्चों इसको आराम से समझिए। बर्लिन की दीवार क्या थी? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई थी, सोवियत संघ के द्वारा खड़ी करवाई गई थी। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी 1961 में और गिरा दी गई थी 9 नवंबर 1989 में। कब गिरा दी गई थी बच्चों? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। यह दीवार बनवाई थी सोवियत संघ ने, जो जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटते हैं? 2 हिस्सों में बांटते हैं। क्लियर होगी बच्चों बात यहां तक? ठीक है, तो बर्लिन की दीवार ना पूर्वी जर्मनी के आम लोगों ने गिराई थी जो सोवियत संघ के नियंत्रण में था। तो इसीलिए बर्लिन की दीवार पे, क्योंकि पूर्वी जर्मनी पे सोवियत संघ का कब्जा था, इसीलिए कहा जाता है कि यहीं से सोवियत संघ के विघटन की क्या हुई थी बच्चों? शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया? समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यूरोपीय संघ के गठन का कारण क्या था? यूरोपीय संघ का गठन क्यों हुआ था? तो बच्चों यूरोपीय संघ को हम शॉर्टकट में कहते हैं EU। EU को बोलते हैं बच्चों यूरोपीय संघ। क्या कहते हैं बच्चों? यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था बच्चों? 1992 में। यूरोपीय संघ का गठन हुआ था 1992 में, हुआ था maastricht संधि के द्वारा। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय देशों की क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था, जो
यूरोप की अर्थव्यवस्था जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसको मजबूत बनाने के लिए मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका ने जो वित्तीय सहायता दी थी उसका अधिकतर यूज कर सके और यूरोप का विकास हो सके, इसीलिए यूरोपीय संघ की क्या की गई थी बच्चों, स्थापना की गई थी, ईयू की स्थापना। क्लियर हो गई बातें, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, क्या वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विविधता अथवा दोनों को प्रोत्साहित करती है? तो यह बात तो बिल्कुल सही है बच्चों। वैश्वीकरण सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक समरूपता को भी क्या देती है, बढ़ावा देती है। क्लियर है बच्चों, वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता को भी बढ़ावा देती है और सांस्कृतिक विविधता को भी क्या देती है बच्चों, बढ़ावा देती है। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव सांस्कृतिक रूप से भी पड़ता है, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव है तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। हम विश्व के किसी भी भाग में रहें, वैश्वीकरण के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकते। वर्तमान समय में लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या सोचते हैं, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। वैश्वीकरण से विश्व में सांस्कृतिक समरूपता का उदय होना शुरू हुआ है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा भी प्रभाव पैदा होता है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। वैश्वीकरण समरूपता को भी जन्म देता है और विविधता को भी क्या करता है, जन्म देता है। क्लियर हो गया बच्चों, और यहां तक समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। आगे देखिए बच्चों, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, क्वेश्चन नंबर 15। आधी मंजिल हमने पूरी कर ली है बच्चों, एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को, आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो है बच्चों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने के बाद ना, प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो वैसे भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से ना बहुत ज्यादा आसानी मिलती है बच्चों आने वाले पेपरों के लिए। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से कर रहे हैं तो पूरा ही वीडियो को समाप्ति कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पर्यावरण के संदर्भ में मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? प्री बोर्ड में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन बच्चों। पर्यावरण के संदर्भ में मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी देश में मूल निवासी आज भी उसी देश के संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने में से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रीति रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक दर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। दुनिया भर के मूल निवासी की जीवन प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से पर्यावरण के साथ गहरी रूप से जुड़ा होता है। विकास परियोजनाओं से मूल निवासियों के जीवन के आधार के साथ साथ पर्यावरण भी खतरे में पड़ रहा है। यहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, भारत के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का उल्लेख कीजिए। भाई, भारत को एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही थी? तो सरदार पटेल ने देसी रियासतों और रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय हेतु तैयार कराने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतों को उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में विलय करा लिया था। यह बात आपको पता है। इन 4 रियासतों को विलय कराने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी उन्हें। ठीक है, तो बच्चों क्लियर हो गया। इसीलिए तो उन्हें एनसीआर भी कहते थे, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट के नाम से संबोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों हमारा। क्या कह रहा है? 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2004 के आम चुनावों तक मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आए? तो देखिए बच्चों, पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और भारत में जो अभी तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं, 17वां आम चुनाव हमारा 2019 में हुआ था। ठीक है, जिसमें बीजेपी की सरकार का विजय हुआ था। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या क्या बदलाव है। पहला, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए ना पहले चुनाव में अलग अलग बक्से होते थे, मत पेटियां, जिसमें वोट डाला जाता था। अब एक पेटी होती है। ठीक है, एक पेटी, वो भी पेटी भी हट चुकी है। अब तो सभी उम्मीदवारों के पर्चे पे अपने नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। सेकंड, अब तो मतपत्रों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया है, ईवीएम आ गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फिर फोटो पहचान पत्र का उपयोग किया जाता है, फोटो वाले पहचान पत्रों का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कारगिल संघर्ष के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितने युद्ध हो गए बच्चों? 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है, पहला 1947-48 में हुआ था पहला युद्ध। ठीक है, 47-48 जम्मू कश्मीर मुद्दे पर। दूसरा युद्ध हुआ था बच्चों 1900 हमारा आपका 65 में हुआ था।
ठीक है। तीसरा हुआ था हमारा 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का संकट। और अगला कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था बच्चों। ठीक है, देखिए कारगिल युद्ध में 1999 के शुरुआती महीनों में मुजाहिदीनों के द्वारा भारतीय सीमा के भीतर कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था। सेकंड, पाकिस्तानी सेना को मिली भगत प्रोत्साहन के कारण ये जो कब्जा हुआ था। ठीक है, पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ भी थी भारत के कारगिल जो जिला है उसके कई क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दलाई लामा ने भारत में शरण क्यों लिया? तो बच्चों चीन तिब्बत देखो चीन द्वारा ना तिब्बत पर कब्जा कर लेने तथा वहां की संस्कृति को नष्ट करने की विरुद्ध तिब्बत ने, देखो क्या हुआ, दलाई लामा ने भारत में शरण, शॉर्टकट में समझाता हूं आपको। चीन ने क्या करा बच्चों, आजादी के अगले साल ही चीन बना था और 1949 में चीन में क्रांति हुई थी कम्युनिस्ट, और अगले साल ही 1950 में कर लिया तिब्बत पे कब्जा। तो वहां पे तिब्बती लोगों पे बहुत ज्यादा वो लोग अत्याचार करते थे, जिससे जो दलाई लामा थे उन्होंने भारत से शरण मांगी। सॉरी बच्चों, और आपको तो पता ही है भारत कैसा देश है, भारत अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, उन्होंने शरण दी भी। सॉरी बच्चों, थोड़ी खांसी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्षेत्रवाद का अर्थ। देखिए बच्चों, क्षेत्रवाद का अभिप्राय पृथकतावाद नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो क्षेत्रवाद ना अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देना, लोगों के कल्याण की अपेक्षा करना तथा अपने क्षेत्र के विकास की मांग करना पर बल देता है, जबकि पृथकतावाद जो होता है ना एक अलग देश की, अलग राज्य की मांग करता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति को अनियमित तथा सिद्धांत विहीन कहा जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो नहीं। देखिए आरोप लगाने वालों का तो काम ही यही होता है, आरोप लगाना, है ना। भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया है। भारत ने स्वेज कैनाल के मामले में ब्रिटेन का विरोध किया था। वहीं अगर सोवियत संघ की बात करोगे तो भारत ने सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के सैनिक गुटों में शामिल तो नहीं हुआ, भारत कभी शामिल नहीं हुआ भारत, है ना। तो भारत की गुटनिरपेक्ष की नीति सिद्धांत विहीन नहीं है। ठीक है, ये मैप देख लीजिए, मानचित्र देख लीजिए, इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है बच्चों हमारा, अ ब स द द्वारा दिखाए गए देशों की पहचान कीजिए, उन देशों का क्रम लगाइए। तो यहां पे बच्चों अ ब स में जो भी देश है उनको बताना है, और यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारे यूएनओ के कुछ महासचिव हैं, उनके नाम लिखना है, ये किस देश, ये देखिए। ठीक है, तो बुतरस बुतरस घाली हैं आपके। क्वेश्चन ये देखिए, अ में बच्चों स्वीडन हो गया, ब में घाना हो गया, स में ऑस्ट्रिया है और द में मिस्र है। ठीक है, ट्रायंगुलर नॉर्वे से थी। ठीक है, उसके बाद सभी देशों के, इसमें से इंपॉर्टेंट है बच्चों बुतरस बुतरस घाली मिस्र के। ठीक है, और कोफी ए अन्नान घाना के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स क्वेश्चन क्या कह रहा था, स क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपके एशिया से संबंध संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का नाम बताइए। तो यूथांट वर्मा म्यांमार से थे। ठीक है, दक्षिण एशिया ही आ गया, ये तो एशिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे कारण क्या है? तो पहला तो कट्टरता तथा रूढ़िवादी था। ठीक है, इसके अंदर का आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। अमेरिकी वर्चस्व ने किस तरीके से, आपने देखा होगा इराक पे जो अत्याचार किए हैं। चौथा है बच्चों अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। ठीक है, किसी क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हुआ, किसी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये भी आपका बढ़ावा देता है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का क्या महत्व है, क्या भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो औद्योगिक रूप से विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित करता है। हाँ, भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है बच्चों, भारत ने इस समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमारा अगला, देखिए ये एक डायग्राम है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में। इस डायग्राम में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या यह कार्टून कठपुतली सरकार की ओर संकेत कर रहा है? हाँ, ये कार्टून किसकी ओर संकेत कर रहा है बच्चों, कठपुतली सरकार की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए,
भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में ऐसी सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये ऐसी जो सरकारें होती हैं बच्चों, ये अस्थिर सरकार होती है, लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है, ये नीति डिसीजन सही से नहीं ले पाती है। सरकार को बाहर से समर्थन देना, इस कथन से क्या अभिप्राय है? सरकार को बाहर से समर्थन देने का मतलब ये होता है सरकार में शामिल ना हो करके सरकार को क्या करना, सपोर्ट देना, पर खुद अपने मंत्री वगैरह नहीं बनते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? आया राम गया राम। क्या कह रहा है बच्चों? आया राम गया राम का मुहावरा किस अवधारणा का घोतक है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभुत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये मुहावरा दल बदल राजनीतिक अवसरवादिता को दिखाता है। ठीक है, राजनीति में जो अवसरवादिता होती है ना, उस चीज को बताता है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया? ठीक है, राजनीतिक अवसरवादिता को प्रोत्साहन देता है, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार की वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी वर्तमान सिलेबस में तो डिलीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, गोधरा कांड। ठीक है, गोधरा कांड, तो गोधरा कांड क्या था, इसके उत्तर प्रभाव क्या थे? तो गोधरा कांड बच्चों 2002 में गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों की रेलगाड़ी को आग लगाने से संबंधित है। इस कांड के पीछे मुसलमानों का हाथ था, ऐसा माना जाता है कई कट्टरपंथियों के द्वारा। इस कारण व्यापक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसके फलस्वरूप 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। दोनों संप्रदायों की तरफ से लोगों की मृत्यु हुई बच्चों। इस घटना में गुजरात में बहुत ज्यादा हिंसा हुई। ठीक है, गुजरात में बहुत ज्यादा क्या हुई बच्चों? हिंसा हुई, बड़े लेवल पे दंगे वंगे छिड़क गए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हिंसा को रोकने के लिए गुजरात सरकार की असफलता की आलोचना की है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के चुनाव स्थगित कर दिए थे। क्लियर हो गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 भी इंपॉर्टेंट है। भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष में 3 और विपक्ष में 2 तर्क दीजिए। दो तर्क दीजिए, पक्ष और विपक्ष में तर्क देने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पक्ष और विपक्ष में क्या तो देखिए, गठबंधन की सरकार क्या होती है? गठबंधन का सरकार होता है बच्चों जिसमें क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार में ऐसा होता है कि ना बच्चों, मिली जुली सरकार, किसी एक पार्टी को जब बहुमत नहीं मिल पाता है तो मिली जुली सरकार बनाई जाती है ना? तो उसी को कहते हैं बच्चों गठबंधन की सरकार। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्लियर है आपका? आगे देखिए, देखिए इसमें ना विकल्प प्रदान करना, गठबंधन क्या होता है? विकल्प प्रदान करती है। ठीक है, गठबंधन क्या करते हैं बच्चों? विकल्प प्रदान करती है हमारा। व्यापक सहभागिता, इसमें बहुत सारी पार्टियां मिलकर के काम करती है, तो व्यापक सहभागिता कहलाता है। बड़े स्तर पे मेलजोल के साथ सरकार का निर्माण होता है ना? आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला क्या था बच्चों हमारा? क्षेत्रीय दलों की प्रतिनिधित्व, जो छोटे छोटे दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, उनकी भी प्रतिनिधित्व तो बढ़ता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? आगे इसके विपक्ष में राजनीतिक अस्थिरता, कब ये सरकार गिर जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे देखिए, अवसरवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, गैर जिम्मेदारी बढ़ती है, भ्रष्टाचार की स्थिति रहती है, करप्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है ऐसे में। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक समझ आ रही है चीजें? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट है। एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव को बताइए। प्रतिकूल मतलब इसके गलत प्रभाव क्या रहे। ठीक है बच्चों, गलत कौन कौन से प्रभाव रहे उस पर बात करना है। ठीक है, राजनीतिक दलों का देखिए विकास बाधित हुआ, रुका। राजनीतिक दलों का विकास क्या हुआ बच्चों? रुका। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? विरोधी दृष्टिकोण उपेक्षित रहा। ठीक है, विरोधियों को नजरअंदाज करना, व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिला, मतदाताओं के लिए विकल्प की क्या हो गई बच्चों? कमी हो गई, है ना? क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बढ़ती राजनीतिक हिंसा की व्याख्या कीजिए। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 7 सिस्टर कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, राजनीतिक हिंसा स्थानीय समुदायों द्वारा बाहरी लोगों और अप्रवासियों के विरोध में उत्पन्न हुई। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई है कि इन विदेशी लोगों को पहचान उन्हें अपने देश नहीं भेजा गया, तो स्थानीय असीमता
जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी और बाहरी लोग वहां पे बढ़ जाएंगे, जिससे असम के तेल, चाय और कोयले के प्राकृतिक संसाधनों पे बोझ बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप गरीबी वगैरह बढ़ेगी। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉक थेरेपी क्या होता है मैंने बता रखा है पिछले वीडियोस में। ये एक आर्थिक मॉडल है, ठीक है, जो सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था समाजवाद से पूंजीवाद में बदलने, ठीक है। कष्ट पर संक्रमण बदलाव, विश्व बैंक और आईएमएफ की मदद से इसके परिणाम क्या हुए? इसके परिणाम बच्चों शॉक थेरेपी से यहाँ पे जो पहले की जो व्यवस्था थी चरमरा गई। रूसी 90% उद्योगों को औने पौने दामों में प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, जिसे गैराज सेल कहते हैं। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय गिरावट देखने को मिली। सामूहिक खेती की प्रणाली जो थी खत्म हो गई, जीडीपी गिर गया। कल्याण की भावना पूरी तरीके से खत्म हो गई, माफिया वर्ग का उदय हुआ, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गया, आर्थिक बदलाव बड़े पैमाने पे देखने को मिला, ठीक है। इसके अथवा में आया हुआ ये क्वेश्चन बच्चों, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोवियत संघ के साथ भारत के कैसे संबंध थे शीत युद्ध के दौरान? तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत ही गहरे हुए थे। इसके आलोचकों को यह कहने का अवसर मिल गया कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में हमें भारत और सोवियत संघ के संबंध देखने को मिले, ठीक है। सोवियत संघ ने भारत को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जैसे भिलाई, बोकारो, राउरकेला, विशाखापट्टनम, हैवी इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तो सोवियत संघ ने रुपए को लेन देन का वो बनाया, माध्यम बनाया। कश्मीर मुद्दे पर यूएनओ में समर्थन दिया। 1971 के युद्ध के समय, पाकिस्तान के युद्ध के समय मदद करी हमारी। सैनिक समझौता, तगड़े तगड़े मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास करके हमारी हेल्प करी है, ठीक है बच्चों। यहां तक उम्मीद करता हूं बच्चे आपको चीजें समझ आ रही होंगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सब चीजें थी हमारी, है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बदलते संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ये देख लीजिएगा, ये भारत और अमेरिका के संबंध लिखे हुए हैं और किन किन क्षेत्रों में भारत अमेरिका के संबंध है। जैसे अमेरिका को कुल जो सॉफ्टवेयर का निर्यात होता है उसमें 65% भारत से जाता है ना। बोइंग बोइंग कंपनी है एरोप्लेन की, उसमें 35% कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख लोग सिलिकॉन वैली में भारतीय रहते हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की जो शुरुआत होती है अमेरिका में भारतीयों के द्वारा की जाती है। भारत के जो विद्वान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सैनिक शक्ति के संदर्भ में देख रेख में अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। ये सब चीजें बच्चों अमेरिका के संबंधों को आप देख सकते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन आया हुआ है 9/11 की घटना, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। इसमें अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने अलग अलग 4 विमानों को कब्जा किया, उन्हें अलग अलग जगहों पे टकराया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, ठीक है। तो इसके बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम, जिसमें विश्वव्यापक गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तार लोगों की जानकारी भी नहीं दी जिस देश के लोगों की गिरफ्तारी करी। गुआंतानामो वे नामक खुफिया ठिकाने पर जेलों में रखा गया, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी अच्छे से। ये देख लीजिए बच्चों, ये आपको अच्छे से समझना है क्वेश्चन नंबर 33 को। चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए मुख्य उत्तरदायित्व कारण। 1970 के दशक में चीन ने बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। जैसे 1970 के बाद चीन ने अपने विदेश नीति में परिवर्तन किया। उसने जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसको एक नया दिशा दिया। 1980 के दशक में उसका विकास तेजी से होने लगा। 1978 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था में कई सुधार करे। जैसे 1972 में बाबू अमेरिका के साथ जो उन्होंने एकांतवास कर रखा था उसे खत्म किया। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 चीजों का, कृषि का, सेना का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या करा, आधुनिकरण किया। 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई, ठीक है। 1980 के दशक में 82 में कृषि का निजीकरण किया गया। 88 में उद्योगों का निजीकरण हुआ, ठीक है। ये सब सुधार देखने को मिले, है ना। एफडीआई बढ़ा। 2020 के लिए आसियान आसियान मतलब ये आसियान विजन 2020 ये भी है बच्चों आपका एक मुख्य दस्तावेज था, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि ये नक्सलवादी आंदोलन जो हो गया, नक्सलवादी आंदोलन क्या है, भारतीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, इसकी भूमिका। तो नक्सलवादी आंदोलन की एक ऐतिहासिक भूमिका 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी पुलिस थाने से शुरुआत हुई थी, ठीक है। सीपीआई से अलग होकर के गुरिल्ला वॉर पद्धति को अपनाया।
कार्यक्रम इनका इनका धनी लोगों को भूस्वामियों को मार करके ये क्या करते थे क्या करते थे लोगों को, है ना, तो गरीब लोगों को जमीनें वगैरह दे देते थे। ये सब चीज है बच्चों, ये दिख रहा है आप, ये सारा देखिए स्वतः। ये क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। आजादी के बाद भारत के सामने 3 चुनौती। एकता के सूत्र में बांधना, भारत में विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करना, न्यायोचित विकास, समतामूलक विकास करना। ठीक है, ये सब चीजें हैं बच्चों। तो ये वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, लास्ट में 6 नंबर का है। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि देखिए बच्चों मैं बड़े क्वेश्चनों का ना एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आपको इतना टाइम रहता है कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, फिर बोरिंग लगने लगती है, बच्चों को पूरा देखते भी नहीं बच्चे। ठीक है बच्चों, वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, आप लाइक करना मत भूलिएगा। छोटा सा परिवार है हमारा, ठीक है, इसको बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।